गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका इंट्रोडक्शन कि वो होते क्या हैं वो हमने आज डिस्कस करना है। तो आपके चैप्टर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सबसे पहले सिंथेसाइज कैसे हुए और उनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो हमारे पास 200 years ago, more than 200 years ago, जो हमारे पास अर्ली केमिस्ट थे ना, उन्होंने क्या जो है डिस्कवर किया कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो किससे बनते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं। ठीक है, तो यानी उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से उन्होंने सिंथेसाइज किए थे ना, तो उन्होंने उसको उनको क्या नाम दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। ठीक है, और हमारे पास इसी जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे ना, इसी से हमारे पास एक थ्योरी भी आई जिसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, वो हमारे पास ना इनऑर्गेनिक मटेरियल से या इनऑर्गेनिक मिनरल्स से सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो वाइटल फोर्स थ्योरी भी हमें यहाँ से ही मिली। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ना उसे एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोहलर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैमल्स की यूरिन में से जिसमें अमोनियम साइनेट प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक मिनरल है, तो उन्होंने अमोनियम साइनेट को यूज करके क्या प्रोड्यूस किया था, उन्होंने यूरिया प्रोड्यूस किया था। तो इसलिए उन्होंने फ्रेडरिक वोहलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कि उन्होंने बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी तो यही कहती है ना कि हम इनऑर्गेनिक मिनरल से ना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, लेकिन उन्होंने इनऑर्गेनिक मिनरल जो कि अमोनियम साइनेट था उससे यूरिया प्रोड्यूस कर लिया था जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इसलिए उन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज किस तरह हुए थे और हमारे पास जो है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स यानी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बात कि अब हमारे पास जो कार्बन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स हैं जो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं। तो हमारे पास अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पीक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन जो है उसका थोड़ा सा पीक्यूलर नेचर है, थोड़ा सा अजीब है उसका नेचर। कि हमारे पास एक तो कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हमें देता है। क्यों कैटिनेशन क्या होती है, हमने पढ़ा था कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो होती है ना किसी भी एलिमेंट की, वो कैटिनेशन कहलाती है। यानी कार्बन अपने जैसे कार्बन्स के साथ लिंकेज बना सकता है। ठीक है, तो उसकी ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है जो बाकी किसी एलिमेंट में नहीं देखी जाती। उसी तरह
कार्बन की प्रॉपर्टी ये भी है कि वो सिंगल बॉन्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट्स में नहीं मिलती, तो इसीलिए कार्बन का पीक्यूलर नेचर है और इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर कार्बन ही यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी है नॉन आयोनिक करेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉन आयोनिक करेक्टर होता है, यानी कि ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोविलेंट होते हैं, उनके अंदर कोविलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यानी वो नॉन आयोनिक होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी देखी गई है, ठीक है, यानी कि उनमें जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो भी तकरीबन सेम ही होंगे, ठीक है, वो हमारे पास उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी, ठीक है, तो उनका बिहेवियर जो है वो सिमिलर है। इसी बेस पे हमने क्या ड्रॉ की है, हमने होमोलॉगस सीरीज ड्रॉ की है जो कि हमें बताती है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो है वो तरतीब से लिखे हुए हैं। तो इसी बिहेवियर में सिमिलैरिटी की वजह से हमने होमोलॉगस सीरीज को इंट्रोड्यूस करवाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के लिए और उनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म का तो आप सबको पता होगा कि आइसोमेरिज्म कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको आइसोमर्स कहा जाता है और प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना आइसोमेरिज्म की भी प्रॉपर्टी होती है कि इनके कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन आयोनिक है करेक्टर में, इसका मतलब वो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि वाटर क्या है, वो भी आयोनिक है नेचर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जैसा कंपाउंड होता है वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोविलेंट है नेचर में, तो वो सॉल्वेंट्स भी कौन से ढूंढेंगे, जो ऑर्गेनिक होंगे नेचर में, जो नॉन आयोनिक होंगे। तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जो नॉन आयोनिक हैं यानी कोविलेंट हैं, जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, CCl4 है, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हीं में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, बहुत आराम आराम से रिएक्शन देते हैं ये। लेकिन इनका एक और बेनिफिट भी है कि अगर ये स्लो रिएक्शन देते हैं ना तो इनकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो हमारे पास हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस में टाइम तो लगता है लेकिन हमें जो प्रोडक्शन है, जो कंपाउंड की यील्ड है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास ना एक पीक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन वाली प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद इसका नॉन आयोनिक करेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। उसके बाद सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ठीक है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उसी तरह उसमें आइसोमेरिज्म की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की भी प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हमारे पास जो है वो इसके जो है स्लो होते हैं लेकिन हमारे पास यील्ड जो है वो ये ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कुछ हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है सोर्सेज, कि कुछ सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेचर में भी प्रेजेंट हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ना नेचर में 3 सोर्सेज हैं, जैसे कि कोल, ठीक है, पेट्रोलियम,
और नेचुरल गैस। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ले सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो सोर्सेज है ना ये आपकी बुक में बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं, तो आप उनको खुद रीड आउट कर सकते हो क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड ही हैं। उसमें कुछ यानी सोर्सेज बताए गए हैं कि ना कोल हम कहाँ से ले सकते हैं, पेट्रोलियम के हमारे पास कितने रिजर्वायर्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और नेचुरल गैस भी हम कहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारा जो है वो आप खुद रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो ये आपके पास सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, दो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है और रीफॉर्मिंग है, तो अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का प्रोसेस होता क्या है। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स which have high boiling point into lower hydrocarbons which are more volatile or have low boiling point, lower boiling points is called cracking। तो हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या प्रोसेस होता है कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो वाले कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट हो सिर्फ, ठीक है, वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। जैसे हमारे पास अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं जिनका ना साइज थोड़ा बड़ा होता है या उनका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, या स्ट्रक्चर उनका वाइड होता है। तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को अगर हमने ब्रेक करना है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में जिनका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। आपको क्रैकिंग का वैसे भी तो पता है ना कि क्रैकिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, बड़ी चीज को छोटी चीजों में कन्वर्ट कर देना। तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग जो होती है उनमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं। अब हम इसका जर्नल रिएक्शन देख लेते हैं। जर्नल रिएक्शन हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास ना एक अल्केन है जो कि हमारे पास है C16H34। अब आप इसके फॉर्मूले से ही अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा होगा साइज में। अब हमने इसे हीट देनी है, ठीक है, 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा C7H16 में, प्लस ये बना देगा इथीन, ठीक है, और साथ ये बना देगा 1 प्रोपीन बना देगा, ठीक है। तो हमारे पास ना ये तीन, इसने ना एक अल्केन ने कितने प्रोड्यूस किए हैं प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। जब हमारे पास ना, अब ये जो हमारे पास कंडीशंस है ना, इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितने प्रोडक्ट्स बनाएगा। अगर मैं इधर रिएक्शन 900 जो टेम्परेचर है वो 900 कर दूं,
तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमने क्रैकिंग किन कंडीशंस पे करवाई है, उसी बेस पे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जर्नल रिएक्शन है कि हमारे पास अगर हम C16H34 की क्रैकिंग करवा रहे हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो हमने हायर हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। 3 लोअर हाइड्रोकार्बन्स हमें यहाँ मिले हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जर्नल रिएक्शन है। अब हम देख लेते हैं कॉज कि हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारा पेट्रोलियम होता है ना, जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो आपको पता होगा पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, हमें केरोसिन ऑयल मिलता है, गैस ऑयल मिलता है, जेट ऑयल मिलता है और हमें पेट्रोल मिलता है। ठीक है, बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं ना हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हमें एक और चीज भी मिलती है जो कि क्या है, गैसोलीन है, जो कि हम ऑटोमोबाइल्स में, मशीन्स को चलाने में, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। पेट्रोलियम जो है ना वो सिर्फ 20% गैसोलीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और आपको भी पता है कि हमारे पास गैसोलीन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। हमें गैसोलीन इंडस्ट्रीज में चाहिए। ठीक है, मशीन्स चलाने के लिए, टरबाइंस चलाने के लिए गैसोलीन चाहिए। ठीक है, और हमें जो बड़े बड़े हमारे पास एक जो होते हैं स्टव्स होते हैं हमारे पास इंडस्ट्रीज में, जिनमें हीटिंग का प्रोसेस होता है, उनमें हमें गैसोलीन चाहिए। ऑटोमोबाइल्स में भी हमें कभी कभी गैसोलीन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास गैसोलीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो हमें गैसोलीन की यील्ड, हमें प्रोडक्शन उसकी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम से तो हमें मिल रही है गैसोलीन, हम जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस होती हैं ना, पेट्रोलियम से जो फ्रैक्शंस निकलती हैं, जैसे अभी मैं बता रही थी, केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है, गैस ऑयल हो गया, जेट ऑयल हो गया। ठीक है, तो इन फ्रैक्शंस को भी हम क्या करते हैं, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं विद बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। तो हम क्रैकिंग इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे पास गैसोलीन की प्रोडक्शन हमें ज्यादा मिल जाए। ठीक है, गैसोलीन जो है वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए ताकि हम उसको यूज कर सकें ज्यादा से ज्यादा। तो हम पेट्रोलियम फ्रैक्शंस की भी क्रैकिंग करके उसको गैसोलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कोई चीज भी जाया नहीं कर रहे, हम सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, गैसोलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं, पेट्रोलियम की क्रैकिंग, कि हमने पेट्रोलियम को क्रैक करके उसे गैसोलीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कॉज हमारी आ गई कि हम क्रैकिंग क्यों कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग 3 तरह से हो सकती है। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग क्या होती है, देख लेते हैं हम। ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स at high temperature and high pressure into lower hydrocarbons। अगर हम थर्मल क्रैकिंग करवा रहे हैं ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर भी हाई करना पड़ेगा और हमें प्रेशर भी हाई देना पड़ेगा, तब जाके थर्मल क्रैकिंग होगी। ठीक है, तो थर्मल क्रैकिंग हमें क्या देती है, थर्मल क्रैकिंग हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देती है। ठीक है, जैसे अल्कीन और अल्काइन हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन ज्यादा देती है क्रैकिंग। ठीक है, ये थर्मल क्रैकिंग। तो हमारे पास ये थर्मल क्रैकिंग की डेफिनेशन आ गई और वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देती है वो भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसकी टाइप आ जाती है क्रैकिंग की, जो कि है कैटालिटिक क्रैकिंग।
अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हम इधर कैटालिस्ट यूज करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में। तो इधर हमारे पास क्या होता है, वही सेम डेफिनेशन है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स एट लो टेम्परेचर। अब हम इधर टेम्परेचर लो कर देते हैं और प्रेशर भी लो कर देते हैं, क्योंकि हम इधर क्या डाल रहे हैं, कैटालिस्ट डाल रहे हैं। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर जो है वो क्या होगा, 2 atm, 2 atm का प्रेशर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट, एक सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम ब्रेकिंग कर रहे हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं। तो अब हमारे पास जो इधर कैटालिस्ट हम यूज करेंगे ना, वो कौन सा होगा, एल्यूमिना यूज कर सकते हैं हम, जो कि Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, आपने पढ़ा हुआ है। और हम सिलिका भी यूज कर सकते हैं, जो कि SiO2 सिलिकन का ऑक्साइड है, ठीक है। तो हम ये वाले कैटालिस्ट इधर यूज कर सकते हैं। और हमारे पास जो कैटालिटिक क्रैकिंग है ना, वो हाई क्वालिटी गैसोलीन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो क्रैकिंग की टाइप है वो आ जाती है, वो है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में भी आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि हम इधर स्टीम को यूज करते हैं क्रैकिंग के लिए। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स in vapor phase by heating them in steam at high temperature of 900 degree Celsius and cooled rapidly, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ना वेपर फेज में लेके आ रहे हैं। सबसे पहले उन्हें हम वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स को, फिर हम उनको स्टीम में हीट करते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो, बल्कि हम स्टीम से ही उन्हें वेपर फेज में लेके आते हैं और वो हमारे पास जो है उनकी क्रैकिंग हो जाती है और फिर हम उन्हें कूल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ना स्टीम क्रैकिंग का प्रोसेस है, और ये स्टीम क्रैकिंग भी हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करके देती है, ठीक है। तो ये आपके पास ना क्रैकिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि हमारे पास क्रैकिंग होती क्या है, उसका रिएक्शन किस तरह होता है, उसकी कॉज क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रीफॉर्मिंग की, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रीफॉर्मिंग। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रीफॉर्मिंग हमारे पास क्या होती है। ओके, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into branched chain hydrocarbons by using a catalyst
ठीक है, इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग। तो हमारे पास रीफॉर्मिंग क्या होती है कि हम स्ट्रेट चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, जिनकी सीधी सीधी चेन होती है, उन्हें हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रांच्ड चेन में, यानी ऐसी चेन जिसमें ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अभी मैं लिखूंगी ना तो आपको पता चल जाएगा। तो हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कैटलिस्ट की मदद से ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीफॉर्मिंग कहते हैं, यानी कि हम उन्हें रीफॉर्म कर रहे हैं, उनको बदल रहे हैं, उनकी शेप को बदल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है जर्नल रिएक्शन। जर्नल रिएक्शन हमें हमारे पास किस तरह है कि हमारे पास ना इधर ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन। ठीक है, ये एन ऑक्टेन है। एन इसको क्यों कह रहे हैं, इसके साथ हमने एन क्यों लगाया है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास ना ब्रांच्ड चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह, ये देखो, अब ये हमारे पास क्या बन गई है, ब्रांच बन गई है। ठीक है, तो एन ऑक्टेन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ब्रांच्ड ऑक्टेन में, यानी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट कर दिया है इसको हमने। ठीक है, तो ये आपके पास जो एन ऑक्टेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो गया है, जिसे हम आइसो पेंटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नल रिएक्शन है कि हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन में, बाय यूजिंग अ सूटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है इसकी कॉज। हमारे पास अब हम ये रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है रीफॉर्मिंग करवाने की। तो हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर हमें ना एक शार्प मेटेलिक साउंड सुनाई देती है। ठीक है, वो क्यों सुनाई देती है, क्योंकि, और शार्प मेटेलिक साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। और नॉकिंग ऑटोमोबाइल्स में, हमारी गाड़ियों में क्यों होती है, क्योंकि उनके अंदर हमने लो क्वालिटी फ्यूल जो है वो यूज किया होता है। ठीक है, लो क्वालिटी फ्यूल यूज किया होता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियों में अक्सर हमें नॉकिंग की साउंड होती है, यानी हमें सुनाई देती है। तो उस लो क्वालिटी फ्यूल को हमने हाई क्वालिटी का किस तरह बनाते हैं, उसके अंदर रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करके। और हम उसका रिफॉर्मिंग का प्रोसेस किस तरह करते हैं, लो क्वालिटी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करके। ठीक है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करके हम उसको, लो क्वालिटी फ्यूल को हाई क्वालिटी फ्यूल का बना देते हैं। और ऑक्टेन नंबर किस तरह इंक्रीज होता है, जब हम एन ऑक्टेन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रांच्ड ऑक्टेन में। ठीक है, हमारा जो पेट्रोलियम होता है ना, जो हम अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा ऑक्टेन ही होता है, यानी कि पेट्रोलियम का जो फॉर्मूला है ना, उसके अंदर ऑक्टेन यूज होता है ये। ठीक है, तो उस ऑक्टेन को अगर हम स्ट्रेट चेन ऑक्टेन में यूज करेंगे ना, यानी लो ऑक्टेन नंबर का फ्यूल हम यूज करेंगे, तो नॉकिंग प्रोड्यूस होगी हमारी गाड़ियों में या ऑटोमोबाइल्स में। लेकिन अगर हम उसी ऑक्टेन को ब्रांच्ड फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि हम इस फॉर्म में उसको लेके आएंगे रिफॉर्मिंग करके उसकी, तब हमारा जो फ्यूल होगा वो हाई क्वालिटी का बनेगा और हमारी जो नॉकिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो हम नॉकिंग को इसलिए, रिफॉर्मिंग को इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें हाई क्वालिटी फ्यूल मिल सके। ठीक है, जिसका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई हो, हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल हो। आपने अक्सर जो पेट्रोल पंप्स हैं उधर भी देखा होगा कि उधर लिखा होता है कि हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है, हाई ऑक्टेन फ्यूल का नाम उधर लिखा होता है। तो वो यही फ्यूल होता है जिसके अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना रीफॉर्मिंग का प्रोसेस है कि रीफॉर्मिंग जो है वो हम क्यों करते हैं,
हमें क्या ज़रूरत है रीफॉर्मिंग करने की, क्योंकि हमने अपनी फ्यूल की क्वालिटी को इंक्रीज करना होता है ताकि हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें नॉकिंग प्रोड्यूस ना हो। अब हम देख लेते हैं कुछ एडिटिव्स कि हम नॉकिंग जो है रिड्यूस करने के लिए फ्यूल्स में कौन कौन से एडिटिव्स यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ना जो लेड है ना एलिमेंट, वो काफी ज्यादा ना अच्छा है एंटी नॉकिंग के लिए, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट है वो। तो हम लेड को यूज करते हैं किस फॉर्म में, टेट्रामिथाइल लेड, ठीक है, जिसे हम TML भी कहते हैं, एंड टेट्रा इथाइल लेड जिसे हम TEL भी कहते हैं। यानी कि अगर हम अपने पेट्रोलियम में TML और TEL ऐड कर दें तो हमारे पास जो नॉकिंग है वो हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन लेड की ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, नॉकिंग के लिए तो अच्छा है ये, लेकिन ये पोल्यूशन भी साथ साथ कॉज करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी ना उसमें हम जो है क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।